हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं साइंस आचार्य हिंदी मीडियम में। कल हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण। उसके दो टॉपिक हमारे हो चुके थे और एक टॉपिक किसी टेक्निकल इशू की वजह से रह गया था। वो एक टॉपिक आज आपको बताने जा रहा हूं। तो वो टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण, इसका पैटर्न आपको सबसे पहले बताता हूं मैं कि इसका पैटर्न कैसा आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे आएगी इसकी। आपको क्वेश्चन इस तरह का दिखाई देगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, या फिर आपको ऐसा दिखाई देगा dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स प्लस क्यू। यहाँ पे वेयर P and Q are constant or function of x only। यहाँ पे P और Q क्या कहलाएंगे, या तो कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शन हो सकते हैं लेकिन केवल x के। यहाँ पे P and Q are function of y only और कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट होंगे या y के फंक्शन होंगे। अब इसमें एक आता है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या आता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। ये इंटीग्रेशन का साइन है। इधर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy। इसका एक सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन कहलाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इसका सॉल्यूशन कहलाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जहाँ y आ रहा है वहाँ x आ जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। यहाँ dx आया था और यहाँ dy आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन ये होता है। ये फिनोमिना चलेगा। तो इस फिनोमिना को फॉलो करते हुए मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा उसके हिसाब से। यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था कि dy बाई डी एक्स प्लस पी डी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म को बनाना भी पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको बनी बनाए मिल जाए, लेकिन अगर बनाने की जरूरत पड़े तो बनाना भी पड़ेगा। उसकी ट्रिक ये है कि dy बाई डी एक्स को अकेला रखना है अपने को। केवल dy बाई डी एक्स के आसपास कुछ और नहीं होना चाहिए। अगर कुछ और है तो उसको हटा दिया। हटा देंगे कैसे? या तो डिवाइड कर दो या फिर इसके नीचे भेज दो राइट हैंड साइड के अंदर, और कोई कारण नहीं है। मैं क्वेश्चन से बताऊंगा, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। dy बाई डी एक्स प्लस 3y ई टू द पावर माइनस 2x। देखेंगे क्वेश्चन, देखेंगे dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू माइनस 2x। ये सबसे सिंपल ट्रिक है। सिंपल ट्रिक बिल्कुल आपको जमा जमाया मिला है, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया आपको कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये बिल्कुल आपको पैटर्न जमा जमाया मिला है।
तो यहाँ पे जो p की वैल्यू है साफ साफ नजर आ रही है आपको, क्या है 3, और q की वैल्यू जो है वो e टू द पावर -2x है, e टू द पावर -2x है। p और q मिलते ही आपको सबसे पहले क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। कैसे निकलेगा, e टू द पावर p dx, e टू द पावर p की वैल्यू क्या है 3 और dx। आपको मालूम है कि कांस्टेंट को तो बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 का क्या होता है x होता है, तो e टू द पावर 3x क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इसका सॉल्यूशन बड़ा ही आसान, बेहद आसान, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी निकाला अपन ने, क्योंकि यहाँ पे dy बाई dx आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन y में आएगा, y e टू द पावर 3x इक्वल टू इंटीग्रेशन q एज इट इज e टू द पावर -2x डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e टू द पावर 3x dx प्लस c। यहाँ पे y इंटू ई टू द पावर 3x इक्वल टू इंटीग्रेशन, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। आपने पढ़ा होगा कि जब a टू द पावर m होती है और a टू द पावर n होती है तो बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाती है, ऐसे। ये छोटी क्लासों की बात है, आप तो 12th में हैं तो बखूबी जानते हैं इस बात को। तो e टू द पावर x और ये dx, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x का e टू द पावर x ही हो जाएगा प्लस c। दिस इज द सॉल्यूशन। आप चाहो, कोई बच्चा चाहे कि हम इस e टू द पावर x को यहाँ नहीं रखने चाहते तो इसको नीचे भेज दो। भेजने का तरीका कैसे, इधर बता देता हूँ। जैसे y अकेला छोड़ दिया, ये मल्टीप्लाई से नीचे इसके डिवाइड में आया, इधर c है, c के नीचे भी आएगा, इधर आया तो इधर भी आएगा। रूल्स कहते हैं y इक्वल टू ई टू द पावर 3x है, ऊपर जाके -2x आ जाएगा, c ई टू द पावर -3x आ जाएगा। ऐसे भी अपन लिख सकते हैं, यहाँ छोड़ो, यहाँ छोड़ो या यहाँ छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किताब के पीछे हमने आंसर तो देखा नहीं है, जब हम आंसर देख लें उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचा दें तो बात अलग होती है, लेकिन एग्जाम में हमारे पास आंसर थोड़ी आएगा, तो हमारे को पता नहीं है हमारे को कहाँ तक पहुँचाना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी श्रद्धा के अनुसार सॉल्व की जाती है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, यहाँ भी छोड़ सकते हो आप। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था मैंने वेरिएबल सेपरेशन यानी चर पृथक्करण, दूसरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि समघातीय अवकल समीकरण, और तीसरा आज बताया है रैखिक अवकल समीकरण यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 ही टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपको सवाल मिलेगा 110%, यहीं से सवाल मिलेगा। अब किसी बच्चे की प्रॉब्लम ये होती है कि उसको सवाल शुरू ही नहीं करना चाहिए, ज़्यादातर बच्चों की यही होती है, सवाल शुरू करना नहीं आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन पहचाननी नहीं आती कि शुरुआत कैसे की जाए। अब शुरुआत करने का तरीका कुछ नहीं है, शुरुआत करने का तरीका यही है कि आपको सहूलियत क्या मिल रखी है कि आपके पास 3 ही टॉपिक है। पीछे रफ में बना के देख लो ना,
ये वेरिएबल सेपरेशन बन रहा है कि होमोजीनियस बन रहा है कि लीनियर इक्वेशन बन रही है, वो आप इधर उधर करोगे ना, dy बाई डी एक्स को अकेला छोड़ोगे, इसको अकेला छोड़ोगे, या dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये पूरी y अपॉन एक्स की फॉर्म बनाओगे इधर, या आपको साफ साफ नजर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो ये वेरिएबल वाली सेपरेशन वाली फॉर्म है कि dy को यहीं पे छोड़ दूं और dx को इधर ले जाऊं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं, ये साफ साफ नजर आ जाएगा आपको। आपके पास सहूलियत क्या है कि यहाँ पे आपके पास टॉपिक ही 3 ही है, तो एक एक टॉपिक को पीछे रफली चेक करके देख लो, चेक करा, आपको मालूम पड़ा कि ये तो होमोजीनियस का है, तुरंत होमोजीनियस का फिनोमेना चालू कर दिया। आपको मालूम पड़ा इसका लीनियर का है, लीनियर यानी रैखिक समीकरण का, आपने फिनोमेना चेक कर लिया पीछे, तुरंत चालू कर दिया। वेरिएबल सेपरेशन का है, तुरंत चालू कर दिया। तो आपके पास सहूलियत ये है कि 3 ही टॉपिक है आपके पास, ज़्यादा टॉपिक नहीं है। यहीं आप कॉलेज के एग्जाम दोगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, तो वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है 10, 11, 12, तो एक एक चेक करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो 3 ही है ना, तो यहाँ से सवाल छूटेगा नहीं और बड़ा सवाल आएगा पीछे का, बड़े मार्क्स वाला, ठीक है, निबंधात्मक क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से सवाल अपने को छोड़ना नहीं है, इसके पहले इसको आप कॉपी कर लो, बाकी यहाँ से आपको सवाल छूटेगा नहीं, ठीक है। प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ, हो गया नोट। चलो, ये टॉपिक कंप्लीट है। इसके बाद में हम चालू करते हैं अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल मतलब ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 8। सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है सर्कल। सर्कल का मतलब वृत्त। वृत्त में आपको क्या मिलेगा, वृत्त बताता हूं आपको। ये है अपने पास सर्कल, ठीक है। ये सर्कल की हमारे पास हो गई रेडियस, रेडियस आर जिसको बोलते हैं। ये है अपने पास ओ सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं हमेशा h, k। ये एक जनरल पॉइंट है किसी भी कर्व के ऊपर, चाहे वो सर्कल हो, चाहे पैराबोला, चाहे इलिप्स हो, चाहे कोई स्ट्रेट लाइन हो, किसी भी तरह का, दुनिया का हर एक तरह का कर्व, उसके अंदर एक जनरल पॉइंट जरूर मौजूद होता है जो कि उसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने में काम में आता है। तो सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है, क्या होती है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पर वेयर h, k कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट, r जो होती है वो रेडियस कहलाती है, आर जो कहलाती है वो रेडियस। इसमें एक नोट करने वाली बात है, वो बताता हूं आपको। नोट करने वाली बात यह है कि इफ सेंटर इज 0,0 then equation will be x square plus y square equal to r square। ये इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पे h और k की जगह 0 0 रख देंगे ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगी। तो ये आपको नोट ध्यान रखना है, ये सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी। इसमें कुछ एक 3 तो मैं आपको कर्व बताऊंगा और बाकी लाइंस वगैरह बताऊंगा, वो सभी काम आएगी इसके क्वेश्चन के अंदर। और मेरा सजेशन ये है कि आप तैयारी कर रहे हो तो आप एनसीईआरटी पुरानी बुक में से करो इस चैप्टर को, उसमें आपको 50 से 60 क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।
नया पैटर्न जो है उसके अंदर तो कुल मिला के 10 ही क्वेश्चन में पूरा चैप्टर समेट दिया गया है, तो उससे आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होएगी नहीं। अगर हो सके तो पुरानी एनसीईआरटी में से इसकी प्रैक्टिस कर लो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पुरानी एनसीईआरटी में हर एक तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ पैराबोला। पैराबोला 4 तरह के बनाएंगे अपन, ठीक है। पैराबोला हम 4 तरह के बनाएंगे। सबसे पहले चार तरह के पैराबोला होते हैं। चारों के लिए लाइंस एक साथ बना देता हूँ, इसके बाद में इसमें ड्रॉ कर लेंगे हम, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहला पैराबोला बनता है इधर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहां पे ये फोकस हो गया, ये फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं a,0। ये हो गया सेंटर इसका 0,0। सेंटर हिलाया भी जा सकता है, जरूरी नहीं है 0,0, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल आपके जो सिलेबस में है वो 0,0 से ही करा गया है, तो 0,0 पे ही ध्यान देना आप। दूसरी बात है, इधर बन जाता है इसमें फोकस हो जाएगा -a,0, सेंटर हो जाएगा 0,0। इन दोनों की खास बात है कि यहां पे लिख देता हूं, इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित कहलाएगा। ये एक्स एक्सिस के सापेक्ष सममित। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक मैं बताता हूं आपको। जैसे ये मेरा हाथ है, ये दूसरा मेरा हाथ है, इस हाथ ने इसको पूरी तरह से ढक लिया है, ऐसे आगे पीछे से नहीं देखना है, बिल्कुल सामने से। इस हाथ ने इसको पूरी तरह से ढक लिया है, मतलब एक कर्व दूसरे कर्व को पूरी तरह से यूं ढक ले, तो ये दोनों आपस में सिमेट्रिक है। जैसे मैं इस एक्स एक्सिस वाले को यूं का यूं इस पे फोल्ड कर दूं तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो इट इज द सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। इट इज द सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। यहां से इसको यूं फोल्ड कर दूं तो इट इज द सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस का बना रहे हैं, वाई एक्सिस का देखेंगे। वाई एक्सिस का ऐसे है कि ये पैराबोला बना, ऊपर यहां पे फोकस आया, ये जो फोकस है ये 0,a आएगा, क्योंकि यहां पे y एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट बनाता हूं तो उसमें x हमेशा 0 होता है। ये x एक्सिस हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। इसकी चारों की इक्वेशन भी अभी आपको बताऊंगा। जैसे ये ऊपर की साइड बनाया है वैसे के वैसे ये नीचे की साइड बन जाएगा। नीचे की साइड कैसे बनेगा? ऐसे, यहाँ पे फोकस आ जाएगा, और क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में बन रहा है तो 0,-a आएगा इसका कोऑर्डिनेट, और ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। ठीक है, इसके अंदर ये सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0 हो गए, इसमें भी सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0 हो गए। अब ये जो है सिमेट्रिक अबाउट
वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष के सापेक्ष सममित, वाई अक्ष के सापेक्ष सममित कहलाएगा। कैसे? इसको ऐसा का ऐसा इधर फोल्ड करूं, इसको ऐसा का ऐसा इधर फोल्ड करूं तो ये इसके ऊपर इसको ढक लेगा पूरी की तरह से। तो ये इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये 4 पैराबोला है, इनकी इक्वेशन होती है। सबसे पहला पैराबोला ये है, इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, आपको यही याद रखनी है ये इक्वेशन। इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ठीक है, ये चारों इक्वेशन का ही खेल है सारा। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले डायग्राम बनाओगे। अगर आपको डायग्राम बनाना नहीं आया तो सवाल आगे बढ़ेगा ही नहीं। डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी इक्वेशन पहचानना है कि ये डायग्राम किसका है, इसको बोलते क्या है। सर्किल बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं, हाइपरबोला बोलते हैं, बोलते क्या है इसको, और उसकी इक्वेशन। ये इक्वेशन जैसे पिछले स्लाइड में मैंने क्या बताया, सर्किल की इक्वेशन बताई थी। ये सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसमें सर्किल की इक्वेशन अगर आपको नहीं आई तो सवाल आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो इक्वेशन का हमेशा ध्यान रखें आप। ठीक है, अब देखेंगे अपन तीसरा, इलिप्स। ठीक है, इलिप्स को बोलते हैं दीर्घवृत्त। क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्त। इसके लिए भी 2 डायग्राम आपको ध्यान में रखने होंगे। 2 डायग्राम कौन से हैं वो मैं अभी बता देता हूं आपको। सबसे पहला डायग्राम है अपने पास कुछ इस तरह से। ठीक, देखेंगे ये डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये अपने पास हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, वाई डैश। ठीक है, दो हमारे पास इसके अंदर फोकस हुआ करते थे। अब ज़्यादा डिटेल में मैं इलिप्स के बारे में नहीं बताऊंगा, 11th में हम पढ़ चुके हैं। फिलहाल हमारे को केवल कर्व और इक्वेशन की ज़रूरत है, जिसके पास मैं आपको पहुंचा दूंगा, वादा है मेरा। देखो (a)(e)(0) फोकस के कोऑर्डिनेट -a, क्योंकि एक्स एक्सिस के इधर आ गया तो -a(e)(0). ये हो गया a डैश, b डैश। a के कोऑर्डिनेट a,0, b के कोऑर्डिनेट -a,0, a डैश के 0,b, b के कोऑर्डिनेट 0,-b, क्योंकि y एक्सिस के नीचे आ गया। ये हो गया अपना सेंटर। इसके अलावा आपको किसी जानकारी की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये इसको जो a डैश होता है, a डैश, इसको बोलते हैं अपन मेजर एक्सिस, बड़े वाला एक्सिस। b डैश को अपन बोलते हैं माइनर एक्सिस, छोटे वाला एक्सिस। ठीक है, b डैश को माइनर एक्सिस। फोकस अपने को बताई दी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन यहां लिख रहा हूं मैं। इसकी इक्वेशन यहां आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय
बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरा अपन चलते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज। ऐसे बनेगा ना, ऐसे ऐसे बनेगा एक्स एक्सिस के सापेक्ष, ठीक है। जैसे इसको इसके ऊपर यूं का यूं फोल्ड कर दूं तो ये इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ये भी एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित है, एक्स अक्ष के सापेक्ष ये भी सममित है। अब मैं बनाऊंगा वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर बनाऊंगा तो उसके अंदर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा वो। ध्यान लगाएंगे, इधर बना रहा हूं। यहां पे वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनाएंगे हम। देखें, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई एक्सिस हो गया, वाई डैश हो गया, ठीक है। यहां पे ऊर्ध्वाधर बन रहा है तो कुछ इस तरह से बनेगा। ऊर्ध्वाधर बन रहा है, ये फोकस हो गया। इसमें फोकस F1 के कोऑर्डिनेट हो गए अपने पास 0, BE इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता। एसेंट्रिसिटी को बोलते हैं उत्केंद्रता। ये माइनस का साइन है, 0, -B। 0, 0 इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए। यहाँ पे जैसे मैंने इसके ऊपर a डैश एक्स एक्सिस के ऊपर लिया था, सेम टू सेम एज इट इज, किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। किताब में कुछ अलग दे रखा है उसके हिसाब से वो सही है, लेकिन मैं एक्सिस चेंज नहीं करता हूं कभी। एक्सिस जो एक्स एक्सिस पे लिए थे पहले भी वही है, आज भी वही है। एक्स एक्सिस पे हमेशा a डैश ही लूंगा और वाई एक्सिस पे b डैश ही लूंगा, ताकि इक्वेशन में किसी प्रकार का परिवर्तन ना पाया जाए। यहां पे मेजर एक्सेस अब की बार बी डैश बन चुका है, बी डैश मेजर एक्सेस बन चुका है। वहां पे क्या था, ए डैश था, चेक कर लो आप, ए डैश था वहां पे मेजर एक्सेस। यहाँ पे क्या बन चुका है, बी डैश बन चुका है। यहाँ पे ए डैश जो है वो माइनर एक्सेस बन चुका है। मेजर माइनर का बहुत विशेष ध्यान रखेंगे हम। यहाँ पे इसकी इक्वेशन जो होगी, इसकी इक्वेशन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो, इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन बिल्कुल फोटोकॉपी है, चेक कर लो आप, सेम टू सेम दिखाई दे रही है। तो सवाल आपके मन में ये होगा कि सर इसमें फ़र्क क्या है? तो कुछ भी फ़र्क नहीं है। इसमें फ़र्क केवल इतना है कि इसमें मेजर एक्सेस ए डैश है और इसमें मेजर एक्सेस बी डैश है। लेकिन पहचाने कैसे? तो पहचानने का तरीका ये है कि इसके अंदर जो ए आएगा वो बड़ा होगा बी से, और इसके अंदर जो बी आएगा वो बड़ा होगा ए से। बस ये है, बाकी एज इट इज है। यही सबसे बड़ा कारण है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। अब आपका सवाल होगा सर इसका डायग्राम कैसे बनाएं? इसका डायग्राम मैं बता देना चाहता हूँ। x के नीचे बड़ा नंबर है कि y के नीचे बड़ा नंबर है? x के नीचे बड़ा नंबर है, यानी कि x के नीचे हमेशा क्या देखा हमने? a देखा। देखो, इसमें भी a उसमें भी a, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, अलग अलग तो है ही नहीं। इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी b है, इसमें भी b है y के नीचे, तो चेंजिंग की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे जो a है बड़ा है या छोटा है ये मैटर करता है। यहाँ पे बड़ा है कि छोटा है? इससे
तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो एक्स एक्सिस के नीचे बड़ा नंबर यानी u बनेगा। ऐसे का मतलब हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? क्षैतिज। क्या बनता है? क्षैतिज। इसके बाद में जैसे मैं इक्वेशन दे दूं आपको, इक्वेशन में दे दूं एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। इसके बाद में ये इक्वेशन मैं आपको दे दूं, तो ये इक्वेशन से आप पहचान सकते हो कि y के नीचे बड़ा नंबर है। y के नीचे बड़ा नंबर का मतलब क्या हुआ? ऐसे बनेगा, वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर। ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है। वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना एलिप्स कंप्लीट हुआ है। ज़्यादा अपने को कर्व पढ़ने नहीं है इसके अंदर। एक तो अपना सर्कल हो गया, एक अपना पैराबोला हो गया, और एक ये एलिप्स हो गया। इतने ही अपने को कोर्स में इतना ही है, फ़िलहाल के लिए इतना ही है। वैसे तो कोर्स के हिसाब से मैं कराता नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा करवाता हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं आपको लाइंस बताता हूँ। लाइंस आती है कई कर्व में, जैसे नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हम। इक्वेशन पता करनी है, देखो ये हो गई, ये इक्वेशन होती है इसकी। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। ठीक है, एक सेकंड। इसकी इक्वेशन होती है दोस्तों y इक्वल टू एक्स। इसकी इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू एक्स। इसके बाद मैं एक कर्व वापस लेता हूं मैं, देखिएगा। केवल आपको इक्वेशन पहचाननी है, कर्व लाइन कैसे दिखती है। आपके पास इक्वेशन आ जाए, क्वेश्चन आ जाता है कि ये इक्वेशन दे देती है, इसकी लाइन कैसे बनेगी। लाइन बनाना नहीं आता है कई बच्चों को। ये लाइन बनाना नहीं आया तो सवाल शुरू करना भी नहीं आएगा आपको, यहीं के यहीं रह जाओगे। इसलिए आपको कर्व के इक्वेशन के साथ आपको कर्व भी बनाना आना चाहिए। यहाँ पे मैं कर्व बना रहा हूँ, थोड़ा सा आप पहचानिएगा कौन सा कर्व है। ये कर्व है हमारे पास ऐसे करके, ऐसे करके कर्व है। इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू एक्स क्यूब। इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू एक्स क्यूब। एक और बात है, ये बनाता हूं मैं एक और कर्व। आप देखेंगे कि ऐसे खुला हाथ यू, ठीक है। ये सभी को मालूम है कि ये y इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये? y इक्वल टू मॉडुलस x का। ये सारे ये तीन ग्राफ काम में आते हैं। इसके बाद में एक आपको काम में आ जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a point having slope m is given by, मतलब एक लाइन की इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास होती है और जिसका ढाल, ये स्लोप का मतलब क्या होता है बेटा? ढाल क्या होता है? m होता है। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये ढाल होता है। ये इक्वेशन हो गई इसकी, ये काम में आती है इक्वेशन। इसके बाद अपन इसकी मेन थ्योरी पे चलते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था, जो अपने को कर्व काम में आएंगे, जिस तरह से अपने को काम करना है, जिस तरह से अपने को ग्राफ बनाना है। इसके बाद इसकी मेन थ्योरी जो होती है, वो मेन थ्योरी पे आते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट क्या है, उस थ्योरी पे हम काम करते हैं। तो वो थ्योरी क्या है कि जैसे
एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, सबसे पहले मैं ये लिखता हूं, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे आएगा? आप देखेंगे, एक मिनट, देखें, ये हमने एक कर्व बनाया इस तरह का और इसको हाथों हाथ बाउंड किया। बाउंड कैसे? ऐसे बाउंड किया इसको। बाउंड मतलब ए से बी तक इस कर्व के लिमिटेशन है, इसके बाहर ये कर्व नहीं जाएगा, इसके बाहर बात नहीं होएगी। क्योंकि क्या होता है, जो इंटीग्रेशन यानी समाकलन होता है, वो समाकलन हम करते हैं तो उसके अंदर आपको याद होगा कि ये प्लस सी लगाते हैं हम। ये प्लस सी क्या रिप्रेजेंट करता है? ये दुनिया के सारे कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये बताता है कि इंटीग्रेशन, मैं ऐसा इंटीग्रेशन हूं जो कभी खत्म नहीं होगा। ये प्लस सी रिप्रेजेंट करता है इस बात को। इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब इनफाइनाइट आंसर है इसके अंदर। भाई कांस्टेंट तो 5 लगा दो, 6 लगा दो, 100 लगा दो, 1000 लगा दो, 10 लाख लगा दो, कुछ भी लगा सकते हो, तो हर एक के अलग अलग आंसर निकल आएंगे और सबके सही हैं। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट ही तो लगा रहा है वो, और आप लगा रहे हो प्लस सी, ठीक है? तो प्लस सी में दुनिया के सारे कांस्टेंट आ जाएंगे। उस सी को हटाने के लिए हमने इसकी बाउंड्री बना दी। यहां से लेके कर्व यहां तक चलेगा, उसके आगे नहीं चलेगा। अगर मैं ये बाउंड्री नहीं बनाऊं तो इंटीग्रेशन पूरे बोर्ड पे फैल जाए, ठीक है ना? यहां से इसकी बाउंड्री बनाई मैंने ए और यहां से बाउंड्री बनाई बी। इसकी बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। ये डेफिनेटली इसका एक श्योरिटी आंसर आता है। एरिया है, एरिया कुछ ना कुछ तो आएगा, 15 स्क्वायर मीटर, 15 किलोमीटर, कुछ तो एरिया आएगा। तो एरिया बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। यहाँ से एक बात और है, इसमें एक स्ट्रिप्ट खींची जाती है। स्ट्रिप्ट कैसे? ऐसे। ये स्ट्रिप्ट में खींचूंगा एक्स एक्सिस पे। ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस पे मैंने स्ट्रिप खींची तो ये एक्स का छोटा सा पार्ट कवर करता है। इसको मैंने ले लिया डी एक्स, इसको ये ले लिया मैंने डी एक्स। ये स्ट्रिप्ट है, इसको स्ट्रिप्ट में थोड़ी सी डिजाइन बना देता हूँ, अच्छा लगता है, ठीक है? ये स्ट्रिप बना दी हमने। अब इसका जो एरिया होगा, इसका कर्व जो है, इस कर्व की इक्वेशन हमारे को ध्यान में होनी चाहिए। इस कर्व की इक्वेशन क्या होती है? y = f(x). ये क्वेश्चन में दी होगी आपको, ये क्वेश्चन में मिलेगी आपको। इसका एरिया बताता हूं मैं आपको। एरिया इज गिवन बाय, एरिया क्या कहलाएगा? पहले सबसे पहले इंटीग्रेशन लगाना है, फिर इसकी बाउंड्री लगानी है ताकि आपको इंटीग्रेशन डेफिनेट कर दो। इसके बाद में ये ताला किस पे लग रहा है? ताला लग रहा है, ये ताला है, इसको किस पे लगाना है? एक्स पे लगाना है। ये ताला है, हमेशा ऐसे बोलूँगा मैं, ध्यान रखना। ये ताला है, क्या है ये ताला है, किस पे लगाना है? एक्स पे। ताला लगा एक्स पे तो अंदर फंक्शन आएगा वाई का, ताला लगा वाई पे तो अंदर फंक्शन आएगा एक्स का। ध्यान देना, अलग अलग बातें। ताला लगा एक्स पे तो अंदर फंक्शन आएगा वाई का, ताला लगा वाई पे तो अंदर फंक्शन आएगा एक्स का। ध्यान लगाना, ये बस इतना सा। अब ये ताला किस पे लग रहा है? एक्स पे। जब तक ताला एक्स पे लग रहा है तब तक इंटीग्रेशन वाई का हो ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। आपको यहाँ पे ये डिफरेंशियल कहलाता है। ये डिफरेंशियल जो है, ये ताला जो है, ये एक्स का है तो अंदर का फंक्शन भी एक्स का आना चाहिए, नहीं तो इंटीग्रेशन नहीं कर पाऊंगा मैं। तो हमारे पास है y जो है इन टर्म्स ऑफ x पड़ा है, तो एरिया में मैं जब लगाऊंगा, इंटीग्रेशन जब करूंगा, तो मैं क्या करूंगा? y की जगह fx लिख दूंगा धीरे से, तभी इंटीग्रेशन होगा।
नहीं तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। ये अपना एक्स एक्सिस के ऊपर मैटर हो गया। अब सेम टू सेम मैटर हम वाई एक्सिस पे करते हैं। देखो वाई एक्सिस पे करते हैं। वाई एक्सिस पे कैसे करेंगे? ये कर्व बनाया मैंने, ये कर्व बनाया, ये A है, ये B है, ये कर्व हो गया हमारा कलर चेंज नहीं हुआ, x इक्वल टू एफ वाई, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। अब मैं स्ट्रिप खींचूंगा, स्ट्रिप अब की बार y एक्सिस पे खींचूंगा जानबूझ के, ताकि y एक्सिस का कुछ पार्ट मेरे को मिल जाए, ये वाला। जहाँ भी आपको स्ट्रिप खींचनी है वहाँ पे बाउंड्री बन जाएगी आपकी। ये बाउंड्री किसकी है? A से B तक, ये y की बाउंड्री है। तो आपको जानबूझ के स्ट्रिप भी किस पे खींचनी पड़ेगी? y पे ही खींचनी पड़ेगी, नहीं तो काम नहीं होगा। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना क्वेश्चंस की, वैसे वैसे आपको मालूम पड़ता जाएगा कि मेरे को स्ट्रिप किस पे खींचनी है, आपको लिमिट किसकी मिल रही है। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आपको मिल रहा है, इस पे ताला x पे लग रहा है। ताला किस पे लग रहा है? x पे। तो लिमिट भी x की होगी, चेक कर लो आप। लिमिट भी किसकी होगी? x की। यहां पे ताला मैं अब लगाऊंगा किस पे? y पे। तो लिमिट भी किसकी होगी? x की। जिस पे ताला लग रहा है यानी जिसका डिफरेंशियल है उसी की लिमिट होगी। यही इंटीग्रेशन का रूल कहलाता है। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के, इसका एरिया मैं लिख देता हूं, एक मिनट साइड में। ये एरिया है इसका इंटीग्रेशन ऑफ x dy। ताला किस पे लग रहा है? y पे। तो अंदर फंक्शन किसका आएगा? x का। ताला किस पे लग रहा है? y पे। तो लिमिट किसकी आएगी? y की। लिमिट किसकी आएगी? y की। वापस से एरिया देखेंगे। अब इंटीग्रेशन नहीं कर सकते जब तक ताला y पे लग रहा है, अंदर फंक्शन x का है, हमारे को पता ही नहीं क्या करना है। तो यहां पे a से b की लिमिट आ गई, और x जो है, जो x है इन टर्म्स ऑफ y लिख रहा हूं मैं। तो इन टर्म्स ऑफ y लिखने के बाद में इंटीग्रेशन होगा, और लिमिट भी किसकी आएगी? y की ही आएगी, तब इंटीग्रेशन संभव है, अदरवाइज नहीं है। ये दो चीजें ही है जिससे आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद की चीजें वो कर्व बनाना है। वो जो कर्व बनाना है वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये सभी को समाहित करने से ही क्वेश्चन होगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन लिख के बताता हूं आपको, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड लाइन y स्क्वायर इक्वल टू x एंड लाइन y इक्वल टू x। ठीक है, ये देखते हैं क्वेश्चन फिट हो गया तो। फिट तो हो ही जाएगा, वैसे तो हम करा रहे हैं तो फिट हो ही जाएगा। देखेंगे। सबसे पहले तो ये कर्व बनाऊंगा मैं। हिंदी में क्वेश्चन बता देता हूं। किसी परिबद्ध क्षेत्र का, बंद परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो इस कर्व से और इस लाइन से बना। ये लाइन है, आपको पहचाननी होगी, मैंने पहले बता दिया। लाइन बता चुका हूं मैं पहले, y इक्वल टू एक्स लाइन बता चुका हूं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना कर्व। कर्व कौन सा है ये? मैं प्रीवियस स्लाइड में आप दिखाता हूँ, देखना, ध्यान से देखना इसको। y स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है।
देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, 4a नहीं है हमारे पास, तो नहीं है तो नहीं है, 4a की वैल्यू 1 हो गई, क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन है तो ऐसी डिजाइन ना, तो इसकी डिजाइन ऐसी दिख ली हमने किसकी, इक्वेशन की, तो इसका कर्व कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। यहां पे आ गए वापस से, ठीक है। पहचान बता देता हूं मैं, आप वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, 4ax दिख रहा है ना आपको, 4a की वैल्यू 1 है, x दिख रहा है तो पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में बन जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में बना दूंगा मैं, यहाँ पे ध्यान देना, ऐसे बना दूंगा, ये ऐसे बना दिया हमने, ठीक है। ये तो बन गया ये कर्व, एक काम तो हुआ खत्म। लाइन बना दी हमने y इक्वल टू एक्स की, कौन सी, y इक्वल टू एक्स की लाइन बना दी, ध्यान लगाना। y इक्वल टू एक्स की लाइन हमेशा पास होती है ओरिजिन से, हमेशा किससे पास होती है, ओरिजिन से पास होती है, ये बना दिया हमने। यहाँ पे इसकी इक्वेशन जो है y इक्वल टू एक्स है, कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास होगी हमेशा। यहाँ पे हमारे पास जो एरिया है वो एरिया निकलेगा ये वाला, ठीक है। ये जो एरिया निकलेगा हमारे पास ये वाला निकलेगा, लेकिन इसमें एक आ गई समस्या। समस्या कैसे आ गई कि हमारे पास लिमिट ही नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है, लिमिट नहीं है। तो हम लिमिट क्रिएट करेंगे, ताला लगाओ सबसे पहले, ये लगा दिया ताला, ऐसे लिख दिया ना। देखो इसको, स्टेप को नीचे तक भी ऐसे खींच दोगे आप तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे नीचे तक भी खींच दोगे या यहाँ तक भी खींच दोगे तो अंडरस्टूड है कि आप एक्स एक्सिस को डिफरेंशियल लेना चाह रहे हो, यानी ताला किस पे लगाना चाहते हो आप, एक्स पे लगाना चाहते हो। अब लिमिट तो मिल ही नहीं रही, लिमिट नहीं मिल रही तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नीचे स्ट्रिप खींचेंगे, स्ट्रिप खींच के यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की लिमिट कैसे लेंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट हमारे को निकालना पड़ेगा, इस कोऑर्डिनेट को बोल दो a। इस कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए आपको मालूम है किसी भी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी प्रतिच्छेदन बिंदु को निकालने के लिए दोनों कर्व की इक्वेशन को आपस में सॉल्व किया जाता है। दोनों कर्व की इक्वेशन यानी इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन को, इस लाइन की इक्वेशन को और इस कर्व की इक्वेशन को आपस में क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व कर रहा हूं मैं, यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स नजर आ रहा है मेरे को, इसकी जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, वाई लिख लेता हूँ। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई लिख लिया, वाई को इधर लेके आया, वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने लिखा वाई कॉमन लिया तो y माइनस 1 बचा इक्वल टू 1, y को इसके नीचे भेज दिया, ओनली y माइनस 1 बचा इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 1 इधर जाके प्लस 1 हो गया, तो y की वैल्यू मेरे पास आई 1। अब ऑब्वियसली बात है कि y की वैल्यू 1 आई, 0 वाली भी ले सकते थे y इक्वल टू 0, लेकिन 0 तो यहाँ पे आ जाता। यहाँ की बात करनी नहीं है हमारे को, बात करनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है तो यहाँ पे लेना पड़ेगा, यहाँ पे y की वैल्यू 1 लेने में कोई संकोच नहीं है हमारे को। तो y की वैल्यू हमने ली 1, y की वैल्यू क्या ली हमने 1। तो x की वैल्यू क्या आएगी, जब y इक्वल टू एक्स है तो y की वैल्यू जो आई है वही तो x की वैल्यू आएगी। यहाँ पे x की वैल्यू भी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे को 1 मिले, और ये पूरी जो स्क्रिप्ट है इसके ऊपर पूरा का पूरा x जो होता है वो तो 1 ही होता है। तो यहाँ पे 1,0 कितना हो गया, 1,0। 1,0 इसके कोऑर्डिनेट आ गए। 1,0 कोऑर्डिनेट आने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 1,0 आ गया। अब समस्या एक दूसरी क्रिएट हो गई, लिमिट आ गई हमारे पास, ताला x पे लग रहा है, लिमिट आ गई है, 0 से 1 लिमिट आ गई। लेकिन मैं एरिया निकालता हूँ, ध्यान लगाना इधर, 1 सेकंड 2-5 मिनट की बात और है। एरिया निकालता हूँ मैं, इंटीग्रेशन लिखता हूँ, 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेशन की लिमिट आ गई, ताला लगा दिया हमने x पे, अंदर आ गया कर्व y। लेकिन समस्या ये है कि y कर्व कौन सा लूँ, ये वाला लूँ कि ये वाला लूँ। अपने को एरिया देखो, एरिया अपने को ये वाला निकालना है, ये वाला केवल ये वाला निकालना है, इससे कोई मतलब नहीं है हमारे को। तो हम क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन लगाएंगे, 0 से लेके लिमिट तो एक ही है। सबसे पहले तो इस लिमिट को लेके ये वाला कर्व लगाऊंगा मैं,
ये कर्व कौन सा है? पैराबोला। पैराबोला उसमें से ये देखो, जब भी मैं ऐसे करके कर्व निकाल रहा हूं ना, ये वाला, ये कर्व मैंने लगा दिया ना, तो ये पूरा एरिया आ जाता है। ठीक है, अब मैं कर्व दूसरा कौन सा लगाऊंगा? ये वाला, ये जो लाइन चल रही है, ये लाइन चल रही है, तो एरिया कौन सा आ जाएगा? ये वाला। ध्यान लगाना, इस पूरे एरिया में से ये पूरा एरिया माइनस कर दूं तो केवल ये एरिया तो बचेगा। और कौन सा बचेगा? यही एरिया तो बचेगा। यहां पे y पैराबोला माइनस y लाइन। ठीक है, यहां देखना, एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1। पैराबोला कौन सा है? ये रहा पैराबोला। पैराबोला हमारे पास है, y लिखना है हमारे को, y लिखना है, तो y इक्वल टू यहां से ओनली y क्या आएगा? यहां से ओनली y क्या आएगा? रूट x, ओनली रूट x। तो रूट x लगाया हमने, और ये dx लगाया, dx बाद में लगाना, पहले लाइन लगा लो, y इक्वल टू x की लाइन माइनस y इक्वल टू x की लाइन, और ये dx। एरिया अगेन 0 से 1, रूट x को अलग से इंटीग्रल कर लूँगा, और 0 से 1 x को अलग से कर लूँगा। रूट x का एरिया क्या होता है? रूट x का एरिया मतलब इसका पावर से होएगा। आपको थोड़ा सा मैं ऐसे बता दूं कि एरिया इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n जो होती है, वो होती है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। x टू द पावर n, अब यहाँ पे x की पावर हाफ है, देखो आप, x की पावर क्या है? हाफ। तो यहाँ पे एरिया जो होगा हाफ प्लस 1, नीचे भी हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 होता है 3/2, तो इसका आ जाएगा 3/2, x टू द पावर 3/2, और यहाँ पे 2/3, क्योंकि नीचे भी 3/2 आएगा तो इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर लिख दिया जाएगा। माइनस x का जो होता है वो x की पावर 1 से ही होगा, x की पावर 1, तो x² 2 हो जाएगा इसका, प्लस c। प्लस सी अपन लगाएंगे नहीं क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। यहाँ पे इसकी लिमिट भी लगेगी, तो लिमिट 0 से 1, इसकी भी लिमिट 0 से 1। यहाँ पे एरिया इक्वल टू 2/3, 1 टू द पावर 3/2, 1 माइनस 0, 1 की पावर कितनी है? 1, 0, इसमें 1 की पावर करो तो 1/2 माइनस 0, यहाँ पे आएगी, थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ, इसको हटा देते हैं हम, इरेज कर देते हैं इसको, यहां से इधर एरिया इक्वल टू 2/3 माइनस हाफ, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3, दैट इज 1/6 स्क्वायर यूनिट, यानी वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग इकाई। ये फाइनल आंसर आ गया हमारे पास इसका एरिया। इस तरह से हमारे को क्वेश्चन करने होंगे, तभी हमसे क्वेश्चन होंगे जब हम कर्व की इक्वेशंस याद करेंगे, कर्व दिखता कैसा है वो याद करेंगे। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये दोनों चीज़, ये एरिया, मैंने क्या बताया आपको, ताला लगेगा x पे तो अंदर आएगा y, याद कर लो इसको, ताला लगेगा x पे अंदर आएगा y, ताला लगेगा y पे अंदर आएगा x, ताला लगेगा x पे अंदर आएगा y, ताला लगेगा y पे अंदर आएगा x, जिस पे ताला लग रहा है उसी की ये क्या है? लिमिट है। ये जो y है इन टर्म्स ऑफ x, मतलब x के पदों में हमारे को मिलेगा ही मिलेगा, नहीं तो काम नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन हो ही नहीं पाएगा। सही बात है। इन सारी बातों का ध्यान रखने के बाद ही सवाल होगा। और फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि पुरानी एनसीईआरटी में से तैयारी करें, पुरानी एनसीईआरटी में से क्वेश्चन करें, क्योंकि नई वाले में बहुत ही कम कंटेंट दे रखा है और बहुत ही लिमिटेड दे रखा है। पुरानी एनसीईआरटी में से आप कंटेंट तैयार करेंगे, हाथों हाथ इस टॉपिक को पढ़ो और हाथों हाथ उसको कर दो आज की तारीख में। आज की तारीख में
डिसाइड होना चाहिए आपको कि शाम तक मैं ये पूरा चैप्टर निपटा दूंगा, एक काम खत्म आपका। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया। मिलते हैं अपन अगले टॉपिक में। ठीक है, जय हिंद।